चलो आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स में, लिमिट, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन। बरोबर है, स्टार्ट करते हैं लिमिट से। फंक्शन एंड लिमिट। भाई लिमिट क्या है वो समझने का ट्राई करते हैं। व्हाट इज अ फंक्शन वो तो हमने सीखा। ओके, इफ फंक्शन क्या है वो तो हमको पता है कि भाई y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। पेन चेंज कर लेता हूं। ओके, एंड लिमिट, भाई लिमिट क्या है तो इन सिंपल वर्ड्स, लिमिट इज अ कंडीशन। चलो भाई, व्हाट इज अ लिमिट? तो लिमिट इज अ कंडीशन। याद रखो ये टॉपिक मैथ्स के टॉपिक्स है, आपको टेक्निकल उसकी डेफिनेशन और टेक्निकल जो भी एक्सप्लेनेशन देना है वो मैथ्स में देंगे। यहां मैं फिजिक्स में दे रहा हूं, वो मेरे हिसाब से दूंगा। मेरी जो रिक्वायरमेंट है आपको समझाने के लिए मैं उसी तरह दूंगा, क्योंकि मैं उसकी टेक्निकल डेफिनेशन समझाने जाऊंगा तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। बराबर है, तो हम समझते हैं कि व्हाट इज द लिमिट। तो लिमिट इज अ कंडीशन। तो भाई आपको कुछ कंडीशन या तो कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, बरोबर, तो उसके लिए सब स्पेशल केस में आपको अप्लाई कर पा रहे हो, हाँ कि नहीं? तो उसको हम लिमिट से कनेक्ट करेंगे। कैसे, चलो समझते हैं। यहां पे कि भी टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यहां पे लिखते हैं, चलो ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। पर टोटल डिस्टेंस जो कवर किया, चलो एक पर्सन ने चलना स्टार्ट किया और वो जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब कैसे? तो चलो वो बंदा सबसे पहले इनिशियल पॉइंट से फर्स्ट आवर में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। फिर नेक्स्ट आवर में उसने आगे जो डिस्टेंस किया उसका हाफ करता जाएगा, उसके नेक्स्ट आवर में उसका भी हाफ करता जाएगा, उसके नेक्स्ट आवर में उसका भी हाफ करता जाएगा। तो ये इनफाइनाइट तक चलेगा, हाँ कि नहीं? तो चलो यहां पे स्टेप कैसे लिखते हैं वो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आपको एपी जीपी वो सब आप समझना है मैथ्स में। आपको यहां पे मैं सिर्फ इतना समझाता हूं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और जो भी पर्सन है वो डिस्टेंस कैसे कवर करता है कि भाई सबसे पहले इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके फर्स्ट आवर में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर सेकेंड आवर में उसका हाफ, फिर उसके अगले आवर में उसका हाफ, फिर नेक्स्ट आवर में उसका भी हाफ, ऐसे करते करते जाएगा। तो आप बताओ मुझको कि वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कब कवर करेगा? वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेगा? तो आप सोचो कि चलो ये है तो t इज इक्वल टू 1 आवर लेके चलूंगा मैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1। t इज इक्वल टू 2 आवर लेके चलूंगा तो x इज इक्वल टू 0.5 होगा ये। t इज इक्वल टू 3 आवर लेके चलूंगा तो x इज इक्वल टू 1.25 तो ये हो जाएगा 75। ऐसे चलता जाएगा। लेकिन आप ये जितना भी लंबा करोगे 2 किलोमीटर एग्जैक्ट तो वो कभी नहीं हो पाएगा। मैंने क्या बोला कि ये जो पर्सन है वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेगा? तो उसका जवाब यह आएगा कि वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस उसकी पूरी लाइफ चलता रहेगा ना, तब तक भी नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन फर्स्ट आवर में उसने 1 आवर डिस्टेंस कवर किया, सेकंड में उसका हाफ, मतलब टोटल हुआ 1.5, फिर 1.75 और एक आवर चलेगा तो उसके और ऊपर बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। तो ऐसे चलते वो इनफाइनाइट तक टाइम तक चलेगा। कितने टाइम तक? इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। तो उसका डिस्टेंस होगा 1.9999 आता जाएगा। लेकिन वो कभी भी 2 आवर एग्जैक्ट तो नहीं होगा। हाँ, तो हम बोल सकते हैं लेकिन ये इनफाइनाइट डिस्टेंस टाइम तक चलेगा तो उसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट 2 जितना हो जाएगा। तो इस
हमको इसको लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, है कि नहीं? तो समझो व्हाट इज द लिमिट। भाई अभी हम समझेंगे यहां पे। तो वो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर। कितने टाइम में? इनफाइनाइट टाइम में, बरोबर है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि नाउ हियर टाइम टेंड्स टू infinity, then only distance covered x tends to 2 किलोमीटर। तो हमने यहां पे कंडीशन लिखी कि जो भी पर्सन है उससे 2 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया? तो इनफाइनाइट टाइम में। तो जब टाइम इनफाइनाइट होता जाएगा तो x की वैल्यू 2 से क्लोजर होती जाएगी, हाँ कि 2 को क्लोजर होती जाएगी। तो उसको हमको लिमिट में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिखूंगा x इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो ये गलत है कि टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर कभी नहीं हो रहा है। हाँ, एक कंडीशन के साथ लिख सकते हैं। कब? कि जब लिमिट, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LIM, लिमिट, और नीचे कंडीशन लिखेंगे। नीचे कंडीशन लिखेंगे t टेंड्स टू इनफाइनाइट, t टेंड्स टू इनफाइनाइट, limit t tends to infinite, then only x becomes 2 kilometer. So this is the limit. तो भाई लिमिट क्या है? तो लिमिट इज अ कंडीशन। हमको कोई चीज या फिक्स करनी है, कोई फॉर्मूला फिक्स करनी है, कोई वैल्यू फिक्स करनी है, लेकिन उसके लिए उसकी जो डिपेंडेंट जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है, और उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अपना जो फंक्शन है वो उसकी वैल्यू कोई पर्टिकुलर वैल्यू होने जा रही है, तो हम उसको टेंड्स टू के साथ लिख सकते हैं, एंड इट इज रिटन एज द लिमिट। लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, इट मींस जैसे टाइम इनफिनिट होगा x becomes 2 किलोमीटर। सो इट इज द कंडीशन द पर्सन कवर टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर इफ टाइम becomes infinite. So this is the condition. तो हम जब भी कंडीशन लिखेंगे तो हम लिमिट का यूज करेंगे। क्या करेंगे? लिमिट का यूज करेंगे, बरोबर है। तो लिमिट क्या है वो मैं आपने समझाया, लेकिन ये उसकी टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है। टेक्निकल डेफिनेशन आपको मैथ्स में सिखाई जाएगी, लेकिन अभी फिजिक्स के लिए मुझको रिक्वायरमेंट इतनी है तो मैंने आपको इतना ही समझाया। लिख लो एक बार, फिर डेरिवेशन से आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक में जिसका नाम है डिफरेंशिएशन और डेरिवेशन, बरोबर। वो क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड जो था, बरोबर है, यूक्लिड, उसने कैलकुलस हमको समझाया। इसको क्या बोलते हैं? कैलकुलस। जिसमें इंटीग्रेशन आएगा, डेरिवेशन आएगा, उसको कैलकुलस बोलते हैं। साइंस जो मैथमेटिशियन था यूक्लिड, उसने इसको डेवलप किया, बरोबर है। तो क्या है वो हम समझने का ट्राई करते हैं। तो व्हाट इज द डेरिवेशन? मुझको सिर्फ उसका फॉर्मूला चाहिए। फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स गिनने के लिए मुझको फॉर्मूला चाहिए, लेकिन हम थोड़ा बहुत डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं कि व्हाट इज द डेरिवेशन, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन। ओके, तो समझो कि मान लेते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। कौन है? y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू चेंज होगी। Now if we draw the graph, like this point is written as a Q and suppose this point is a P. तो ये जो डिस्टेंस है ये और ये, इसको बोलूंगा मैं डेल्टा y। ये जो हो गया वो डेल्टा x। तो ये जो लाइन बनी ये आपका हो गया डेल्टा y, ये हो गया डेल्टा x, और ये एंगल थीटा। चलो इसका स्लोप क्या बोले? भाई स्लोप बोलेंगे तो स्लोप ऑफ कर्व PQ m इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x।
स्लोप ऑफ, हमने कर्व पढ़ा भाई, स्लोप पढ़ा। स्लोप क्या है? स्लोप इज द रेशियो ऑफ द y, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट टू डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। ओके, तो हियर वी हैव टेकन 2 पॉइंट्स ऑन अ कर्व दिस व्हिच रिप्रेजेंट द फंक्शन y इज इक्वल टू fx। आपने कोई फंक्शन था y इज इक्वल टू fx और उसका कर्व ड्रॉ किया तो कर्व ये शेप में आया। आपने आर्बिट्रेरली उस पे 2 पॉइंट ले लिए, कौन से? एक p पॉइंट, एक q पॉइंट, और आपको क्या करना है? आपको यहां पे उसका स्लोप फाइंड करना है। ओके, सो दिस पॉइंट इज p एंड दिस पॉइंट इज q, दिस डिफरेंस इज डेल्टा x, दिस इज अ डेल्टा y। ओके, एंड सो द स्लोप m इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो क्या मैं ये स्लोप जो है उसको कांस्टेंट बोल सकता हूं कि भाई दिस इज अ कांस्टेंट? P से Q का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, बोल सकता हूं ऐसा? नहीं, क्यों भाई? क्योंकि तो कर्व है, कर्व है तो भाई जहां पर भी आप जाओगे स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है, हाँ कि नहीं? मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो P2Q जब जाओगे तो उसका स्लोप कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहा है। ओके, तो मैं ये लिख सकता हूं? नहीं भाई, मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूं, हाँ कि नहीं? कांस्टेंट नहीं है, तो इसको नॉट इक्वल टू कांस्टेंट कर देंगे। क्यों भाई? क्योंकि P से Q तक का स्लोप कांस्टेंट नहीं है। ओके, उसमें वेरिएशन आ रहा है, यहां पे स्लोप कम है, जैसे जैसे आगे जाओगे वो इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, सेकेंड टाइम चलो ग्राफ ले लेते हैं फिर से एक बार। दिस इज द y, दिस इज द x एंड अगेन दिस। मैंने P पॉइंट यहां पे लिया, मैंने Q पॉइंट यहां पे लिया, तो ये फिर से हो गया डेल्टा y, ये फिर से हो गया डेल्टा x, ये एंगल थीटा। तो फिर से मैं लिखता हूं कि स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ कर्व PQ, m इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो क्या अब भी बोलेंगे कि P से Q वो स्लोप अभी भी कांस्टेंट है? तो ना भाई, अभी भी वो कांस्टेंट है नहीं, लेकिन वेरिएशन यहां पे जो आ रहा था उसकी जगह पे यहां पे वेरिएशन कम आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो डेल्टा x रेंज थी इतनी थी, डेल्टा y रेंज इतनी थी, ज्यादा थी। यहां पे मैंने 2 पॉइंट एक दूसरे के क्लोजर लिए, P और Q एक दूसरे के क्लोजर लिए। कांस्टेंट स्लोप किसको होता है? कांस्टेंट स्लोप लाइन को होता है, किसको? स्ट्रेट लाइन को। तो यहां पे ये कर्व है तो उसका स्लोप इंक्रीज होते जा रहा है, ये जो है उसका स्लोप भी इंक्रीज होता जा रहा है, कि नहीं? तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। तो P से Q का कर्व जो है उसका स्लोप हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये डिस्टेंस काफी बड़ा है। जो स्ट्रेट लाइन होती तो हम डायरेक्ट बोल देते कि हाँ चलो ये है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो ये क्या है? उसका स्लोप कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर तो PQ तो कर्व है तो उसका तो स्लोप कांस्टेंट है नहीं। तो लेकिन हमको कांस्टेंट लिखना है, हमको क्या लिखना है? कांस्टेंट लिखना है। ओके, तो फिर ये तो कांस्टेंट नहीं है, तो यहां पर कांस्टेंट नहीं था, तो मैंने थोड़ा P और Q पॉइंट जो दूर थे उसकी जगह पे मैंने नजदीक लिए, तो ये हो गया डेल्टा x, ये हो गया डेल्टा y। अभी फिर से लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू कांस्टेंट। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, अभी भी नहीं लिख पाओगे। क्यों भाई? क्योंकि ये डेल्टा x आपने छोटा लिया, फिर भी ये दोनों के बीच में कुछ तो वेरिएशन आएगा, यहाँ पे कुछ तो वेरिएशन आएगा, तो यहाँ पे नॉट कांस्टेंट। तो ऐसे भी आप कांस्टेंट यहाँ पे नहीं लिख सकते, बराबर है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर भी स्लोप कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी स्लोप कांस्टेंट नहीं है, लेकिन आपको स्लोप को कांस्टेंट लिखना है। लेकिन कांस्टेंट स्लोप तो किसका होगा? स्ट्रेट लाइन का। तो मैं ये पूरा कर्व है, वो कर्व को मैं स्ट्रेट लाइन नहीं मान सकता। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, ये दो P और Q यहां पर दूर थे, बराबर? यहां पे मैंने दोनों को नजदीक लिया, क्लोजर लिया एक दूसरे से, हाँ कि नहीं? और भी नजदीक लाता हूं, और भी नजदीक लाऊंगा। तो ऐसे करते 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 ऐसे करते करते हम यहां पे ये y और ये कौन? x, हाँ कि नहीं? तो यहां पे ये पॉइंट P लिया मैंने, ये पॉइंट Q लिया, ये P बोल देता हूं, इसको Q बोल देता हूं, और ये जो डिस्टेंस आया उसको मैं बोल देता हूं dx, डेल्टा x। डेल्टा x क्या है?
but delta x is a difference of x. Delta x is a difference of x, but it is a big difference. Delta y, it is the difference of y. उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई y2 माइनस y1, तो y2 माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा y. ओके, तो लेकिन ये जो डेल्टा से लिखेंगे ना, वो डिफरेंस काफी बड़ा है, लेकिन हमको स्लोप कांस्टेंट लिखना है, तो मैंने P एंड Q पॉइंट एक दूसरे के क्लोजर लिए, एक दूसरे के क्लोजर. जो मैं क्लोजर लूंगा ये, तो ये लाइन और भी स्ट्रेट बनेगी. ये जो कर्व थी उसकी जगह पे ये और भी जितने क्लोजर लेते जाऊंगा, ये लाइन और भी क्या बनती जाएगी, स्ट्रेट बनती जाएगी. ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस भी dy होगा, हाँ कि नहीं. तो अभी यहां पर स्लोप बोले, therefore स्लोप ऑफ कर्व PQ m is equal to delta y upon delta x. यहां पर भी लिखा मैंने स्लोप, यहां पर भी स्लोप लिखा, यहां पर भी स्लोप लिखा, लेकिन दोनों में फर्क है. यहां पे आपने जो डेल्टा x लिया वो काफी बड़ा था, डेल्टा y काफी बड़ा था. यहां पे आपने 2 पॉइंट और क्लोजर के लिए, फिर भी इससे क्लोजर है, लेकिन और भी उसका वैल्यू तो ग्रेटर देन ज्यादा होगा ही. लेकिन यहां पे 2 पॉइंट में इतने क्लोज लूंगा, इतने क्लोज लूंगा कि ये लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो, ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो. तो मुझको ये पॉइंट, दोनों पॉइंट कितने क्लोज लेने पड़ेंगे भाई, एक दूसरे के इतने क्लोज कि मानोगे दोनों एक ही पॉइंट है. वैसे दोनों एक पॉइंट नहीं हो सकते, लेकिन जितने हम दोनों के क्लोज लेंगे, और ये लाइन है, ये लाइन उसको मैं स्ट्रेट नहीं मान सकता क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कर्व है. लेकिन जैसे जैसे मैं 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कम करता जाऊंगा, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कम करता जाऊंगा, लाइन कैसी बनती जाएगी, स्ट्रेट बनती जाएगी, हाँ कि नहीं. तो यहां पे मैंने जो PQ पार्ट लिया, सेगमेंट लिया, यहां पे वो एकदम क्लोजर लूंगा. कितना क्लोजर, इतना क्लोजर, इतना क्लोजर, ये डेल्टा x डिस्टेंस इतना कि टेंड्स टू 0. ये लिमिट यहां पे लूंगा, लिमिट, ये मैंने क्या लिखा था, स्लोप डेल्टा x अपॉन डेल्टा y. लेकिन मैं यहां पे कांस्टेंट नहीं बोल सकता था, यहां पे कांस्टेंट नहीं बोल सकता था, लेकिन मुझको तो इसको कांस्टेंट लिखना है, कांस्टेंट. मुझको स्लोप को क्या लिखना है, कांस्टेंट लिखना है. तो कांस्टेंट लिखना है, तो मैं ये जो स्लोप लूंगा तो उसको कांस्टेंट नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि डेल्टा x काफी बड़ा है, डेल्टा y काफी बड़ा है. यहां पर भी सेम ही सिचुएशन है, लेकिन मुझको कांस्टेंट लिखना ही है. तो मैं क्या करूंगा, जो डेल्टा x डिस्टेंस है वो इतना स्मॉल लूंगा, इतना स्मॉल लूंगा कि कंडीशन लिख देता हूं. कौन सी कंडीशन, अभी आगे पढ़े, लिमिट. तो मैं यहां पे लिखूंगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0. तो जो डेल्टा x जितना कम होगा, डेल्टा x जितना कम होगा, उतनी लाइन स्ट्रेट बनती जाएगी, और जितनी स्ट्रेट बनती जाएगी उसका स्लोप आप कांस्टेंट मान सकते हो. बरोबर है. तो ये डेरिवेशन का बेसिक प्रिंसिपल है कि आप एक बहुत बड़े सेगमेंट या बहुत बड़े कर्व है या बहुत बड़ा पूरा जो एंटायर जो वैल्यूज है उसके लिए आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई करनी है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो. हाँ, लेकिन स्मॉल पार्ट के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हो. तो पूरे पार्ट को आप स्मॉल पार्ट में डिवाइड करोगे, उसका नाम क्या, डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन. तो ये m इज इक्वल टू दिस. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि m इज इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो समझो ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, लेकिन ये जो स्लोप है वो लार्ज स्लोप है, इसमें डेल्टा x काफी बड़ा है. और ये हमने जो स्लोप लिया डेल्टा x, यहां पे डेल्टा x टेंड्स टू इतना क्लोजर कि मानो दोनों एक ही पॉइंट हो. तो उसको इससे अलग करने के लिए हमने यहां पे डेल्टा y की जगह और डेल्टा x की जगह पे d यूज किया, d. तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सिंपलिकली, तो dy बाय dx. उसमें d और y अलग नहीं है, d और x अलग नहीं है, पूरा एक ही कॉम्बिनेशन में बोला जाएगा dy. डेल्टा y मतलब क्या, डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस. dy मतलब क्या, स्मॉल डिफरेंस. डेल्टा y लार्ज डिफरेंस, dy स्मॉल डिफरेंस. यहां पे dx भी स्मॉल डिफरेंस होगा. So slope n is equal to dy upon dx, and that is a constant. Here y is a derivation, here dy upon dx is a derivation of function y with respect to
x और dy by dx is equal to change rate of y with respect to x. dy by dx is equal to change rate of y with respect to x, क्योंकि y डिपेंडिंग ऑन x, जैसे जैसे x चेंज होगा y चेंज होगा, तो dy by dx इज अ चेंज रेट. अब रेट जो मेजर करेंगे एकदम स्मॉल टाइम के लिए मेजर करेंगे, बरोबर है. तो याद रखो हम डेरिवेशन को ऐसे लिखेंगे m इज इक्वल टू dy by dx. कोई बोलेगा सर dd कैंसिल हो गए, ऐसे नहीं होता, तो फिर यहाँ पे तो डेल्टा डेल्टा भी कैंसिल हो जाते ना. नहीं, डेल्टा एक अलग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे वो y के साथ कनेक्टेड है. डेल्टा y उसका मतलब y का डिफरेंस, डेल्टा x मतलब x का डिफरेंस, लेकिन वो जो डिफरेंसेस है वो काफी लार्ज हो गए कंपैरेटिवली. लेकिन ये जो हमने किया डेल्टा y और डेल्टा x, लेकिन यहाँ पे डेल्टा x कितना ले रहा है, लगभग टेंड्स टू 0. उसका मतलब क्या हुआ कि dy अपॉन dx मतलब एक हमने जो रेशियो लिया डिफरेंस का, लेकिन रेशियो काफी स्मॉल लिया. जो स्मॉल डिफरेंस का रेशियो लेंगे उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है, बरोबर है. चलो और एक चीज समझा देता हूं कि चलो मान लो कि मुझको एक इरेगुलर शेप है, ये इरेगुलर शेप है, उसको मुझको स्क्वायर समझना है, इसका एरिया फाइंड करना है. तो क्या मैं इसका एरिया फाइंड कर सकता हूं डायरेक्टली? नहीं, मेरे पास कोई इरेगुलर शेप के लिए फॉर्मूला है नहीं. हाँ, स्क्वायर के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, जो स्क्वायर की लेंथ l होगी, स्क्वायर की लेंथ l होगी, तो उसको हम l स्क्वायर करेंगे तो एरिया मिल जाएगा, हाँ कि नहीं. ओके, तो वो फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन ये तो स्क्वायर है नहीं, तो क्या करेंगे, जो ये पार्ट है उसको हम छोटे छोटे पूरे, जब पूरा शेप है ये पूरा, उसको मैं स्क्वायर नहीं मान सकता, लेकिन उसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, उसके अंदर हम स्मॉल 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 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. तो पूरे को मैं स्क्वायर नहीं मान सकता, लेकिन इतना मैंने एक छोटा यहाँ पे सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ किया, उसको मैं स्क्वायर मान सकता हूं, हाँ कि नहीं. तो इसका एरिया मैं फाइंड कर लूंगा, इसका सबका फाइंड कर लूंगा. अभी कोई मुझको बोलेगा सर आपने इसका तो फाइंड किया, लेकिन ये अभी स्क्वायर नहीं है, ये जो है ये पार्ट, चलो ये दो रुपए का, तो ये अभी स्क्वायर नहीं है. आपने ये किया तो ये अभी स्क्वायर नहीं है. ओके, तो ये शेप में, तो चलो इतने पार्ट किए थे, ये पार्ट उससे भी स्मॉल पार्ट करो, डेल्टा एल आपने इतना लिया था उसका भी स्मॉल पार्ट करो, तो और भी छोटे 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 पार्ट करेंगे ये. तो देखो यहां पर जो था यहां पर और भी स्मॉल हो गए, पता चला. तो आप जितना सेगमेंट जो एलिमेंट है वो स्मॉल करते जाओगे, उतना स्क्वायर अपने इंक्रीज होते जाएगी, और आपकी जो वैल्यूज है एरिया की वो एग्जैक्ट आती जाएगी, बरोबर है. तो वो कैसे आ रहा है वो हमको समझना नहीं है, बरोबर है. हमको तो फॉर्मूला से काम लेना है. तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, अभी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, बरोबर है. देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं. लिख लो, देख लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं और डेरिवेशन समझते हैं अभी कि भाई डेरिवेशन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस. तो समझो आप कि सपोज वन हियर y इज अ फंक्शन, y इज अ f ऑफ x. y किसका फंक्शन है? fx का फंक्शन है, और हमको y का डेरिवेशन करना है x के रिस्पेक्ट में. लेकिन y जो फंक्शन है x का, वो पोलिनोमियल फंक्शन है. भाई पोलिनोमियल फंक्शन में x की डिफरेंट पावर होगी और उसके मल्टीपल्स होंगे, वो सबका सम एडिशन होगा, बरोबर कि नहीं. तो ऐसा एक फंक्शन होगा जिससे y बनता है. तो y इज अ f ऑफ x एंड इट इज सपोज x रेज टू n. उसका फॉर्मूला क्या है? x रेज टू n, बरोबर है. तो x के पावर में कौन है? n. तो यहां पे सिंपल वर्ड्स में पावर इन मल्टीप्लीकेशन and 1 minus in power.
1 माइनस इन पावर। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन जो पावर टर्म है उसका डेरिवेशन हो गया। याद रखो, पावर इन मल्टीप्लिकेशन एंड 1 माइनस इन पावर, बराबर। तो यहां पे लिखेंगे, तो अपना फंक्शन कौन था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहां पे लिखूंगा मैं डेरिवेशन ऑफ y, उसको लिखेंगे dy बाय dx। y का डेरिवेशन मैंने क्या लिखा, dy बाय dx, लेकिन ये उसका ये फंक्शन था, मैंने उसका ये डेरिवेशन कर दिया। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो ये कौन है, n, तो पावर में है n मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो n x n माइनस 1। तो ये जो पावर थी n वो मल्टीप्लिकेशन में आ गई, पावर आगे आ गई, देखो n, और जो पावर था उसमें से एक माइनस कर दिया, n माइनस 1। तो ये जो किया हमने वो y का हमने डेरिवेशन कर दिया। क्या कर दिया, डेरिवेशन, हाँ कि नहीं। तो x रेज़ टू n, तो n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1, तो x y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन हो गया। चलो उसका एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल्स, चलो फर्स्ट ले लेते हैं यहां पे, बराबर है। तो y इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो उसका डेरिवेशन क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये कौन है, y। अभी मैं ऐसे लिखूंगा dy बाय dx, उसका मतलब ये हो गया कि यहां पे हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो ये कौन है, एक्स स्क्वायर, तो यहां पे लिखूंगा मैं 2x रेज़ टू 1 प्लस 3x रेज़ टू 2। कैसे भाई, इसको याद करते हैं, 2 मल्टीप्लिकेशन में और 2 में से एक माइनस होगा, 3 मल्टीप्लिकेशन में 3 में से एक माइनस होगा। तो यहां पे 2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया 2 माइनस 1 तो 1, 3 मल्टीप्लिकेशन में आ गया 3 में से एक माइनस करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो ये हमने पावर वाले टर्म्स का क्या कर दिया, डेरिवेशन कर दिया यहां पे। सेकेंड, y इज इक्वल टू 1 बाय 3x क्यूब प्लस 1 बाय 4x रेज़ टू 4 प्लस, बस अभी इतना लिखते हैं, ओके। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको ठीक से लिखे तो 1 बाय 3 मल्टीप्लिकेशन में, 1 बाय 3 कैसा है मल्टीप्लिकेशन में, उसको कुछ नहीं करना है, इनटू 1 बाय 3 को कुछ नहीं करना है, हमको करना है किसका, x रेज़ टू 3 का। तो 1 बाय 3 x रेज़ टू 3, तो 3x रेज़ टू 2 प्लस, यहां पे 1 बाय 4 मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको कुछ नहीं करना है, डेरिवेशन किसका होगा, जो x फंक्शन होगा x रेज़ टू 4 उसका, तो 4 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और x रेज़ टू 3 1 माइनस हो जाएगा, 3 निकल गए, 4 निकल गया, तो ये आ गया x स्क्वायर रेज़ टू x रेज़ टू 4, और सॉरी x रेज़ टू क्यूब, बराबर लिखा मैंने। तो ये आपको डेरिवेशन मिल गया। चलो 3 पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू 5x, भाई इसका डेरिवेशन करना है, y इज इक्वल टू 5x, बराबर। चलो इसको क्या लिख सकते हैं, y इफ 5x रेज़ टू 1 लिख सकते हैं, 5x x रेज़ टू 1 लिख सकते हैं ना, ओके। तो dy बाय dx इज इक्वल टू 5 कैसा कांस्टेंट, 5 कैसा कांस्टेंट, डेरिवेशन करना है x रेज़ टू 1 का, x रेज़ टू 1, तो पावर मल्टीप्लिकेशन में और उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो x रेज़ टू 1, तो 1 जो है पावर वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो ये कोई भी टर्म का 0 पावर मतलब क्या, 1, तो इसको 1 लिख देंगे, तो ये आ गया 5। तो आपको मिल गया कि 5x का डेरिवेशन कितना, 5x का डेरिवेशन 5। वैसे जो आप लिखने जाओगे तो यहां पे 5 की जगह पे मानो कि कोई c लेता, where c इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, तो यहां पे आप 5 की जगह पे c लेते तो यहां पे क्या आ जाता, c। हो गया क्लियर। तो आप 5 इज इक्वल टू सी एक्स, 5 इज इक्वल टू सी एक्स, तो हम ये बोल सकते हैं यहां पे कि ये x की कितनी पावर है, 1 पावर है। लिखता हूं, नीचे लिखता हूं थोड़ा तो आपको पता चले कि y इज इक्वल टू सी एक्स रेज़ टू 1 पावर, तो उसका डेरिवेशन करेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू c इंटू 1 इंटू एक्स रेज़ टू 0, तो ये हो जाएगा c। तो याद रखना 5x का डेरिवेशन कितना होगा, 5x का डेरिवेशन कितना होगा, 5। ओके, 6x का डेरिवेशन 6, 10x का डेरिवेशन 10। आपको ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए।
चलो आगे बढ़ते हैं। 4 y is equal to c where c is a constant। अभी मैंने कौन लिया? c, cx नहीं, सिर्फ c। और कौन c कौन है? कांस्टेंट। तो इसको ठीक से लिखे, y is equal to c x raised to 0। भाई y is equal to c है तो उसके मल्टीप्लिकेशन में हम 1 लिख सकते हैं, c into 1, लेकिन 1 की जगह पे लिख सकते हैं x raised to 0। ओके, तो y is equal to c x raised to 0। अभी इसका डेरिवेशन करते हैं, चलो। तो dy by dx is equal to c कांस्टेंट, c तो मल्टीपल में तो वो कांस्टेंट है, बराबर, मल्टीप्लिकेशन में तो उसको कांस्टेंट रखेंगे, इनटू ये जो है पावर, वो मल्टीप्लिकेशन में पावर से में से 1 माइनस करेंगे। भाई 0 into 1 वो तो 0 हो जाएगा, मतलब 0। जो कोई टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या कि वो x पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उसका डेरिवेशन 0 हो जाएगा। हाँ कि नहीं? वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसका डेरिवेशन 0 हो जाएगा। तो dy by dx of constant term is equal to 0। So we can write here like this कि y is equal to 5x cube plus 5x square plus 5x plus 5। इसको 4x कर देता हूं। चलो इसका डेरिवेशन करना है तो करते हैं, चलो dy by dx, ये 5 मल्टीप्लिकेशन में, 5 कांस्टेंट है लेकिन वो x के फंक्शन के साथ मल्टीपल में, इसलिए उसको कांस्टेंट नहीं मान सकते। x वेरी होगा तो ये पूरा टर्म भी वेरी होगा, इसलिए उसको कांस्टेंट नहीं मान सकते। हाँ, यहां पर 6 है, उसके साथ कोई x वाला टर्म मल्टीपल में नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 5 मैंने कांस्टेंट ले लिया, ऐसा ही है मल्टीप्लिकेशन, और इसका डेरिवेशन x 3x स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेशन कितना? तो 2 आ गया जाएगा, 2 into x प्लस इसका 4 और x का कितना 1 और 6 का कितना 0 हो जाएगा। x क्यूब का 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे ये हो गया 15x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4, तो ये आपका आ गया dy by dx। हो गया क्लियर? ये आपने डेरिवेशन कर दिया। 6 y is equal to root x plus 1 upon root x। चलो इसका डेरिवेशन मुझको करना है, तो यहाँ पे पहले तो इसको ठीक से लिखे, a है x raised to 1/2 plus x raised to -1/2। बराबर लिखा ना? रूट मतलब 1/2 पावर, तो x raised to 1/2 plus 1 upon x raised to 1/2, 1/2 नीचे ऊपर लाऊंगा तो x raised to -1/2। Therefore dy by dx बराबर, आगे लाऊंगा तो 1/2 x raised to 1/2 -1 प्लस ये -2 आ गया जाएगा तो -1/2 x raised to -1 -1/2, तो ये आ गया 1/2 x raised to -1/2 प्लस इसको लिखूंगा तो -1/2 x raised to -3/2, इसको नीचे लाऊंगा तो 1/2 root x minus 1/2 x raised to 3/2। तो ये उसका हमने डेरिवेशन किया, ऐसा बोल सकते हैं, हाँ कि नहीं? तो कोई भी टर्म हो पावर वाला तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, पावर मल्टीप्लिकेशन में और पावर में से 1 माइनस करना है, बराबर है? देख लो, चलो फिर आगे बढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे। चलो और जाते हैं डेरिवेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, बराबर है? पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन कॉस टेन कॉस, बराबर है, कोसाइन सेक, वो फंक्शन सबका हमको डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि भाई d by dx ऑफ sin x, y हम क्या लिखते थे? dy by dx, dy by dx, लेकिन हमारा y कौन है भाई? y sin है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि भाई d by dx of sin x, उसका मतलब sin x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन। तो आप y हर वक्त लिखना जरूरी नहीं है, चलेगा।
ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो ये याद रखना है आपको, माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स ले लेते हैं सबसे पहले, टेन एक्स। ये आपको जनरली फिजिक्स में तो उसकी जरूरत बहुत नहीं पड़ेगी आपको, बराबर है, लेकिन फिर भी लिखते हैं 4 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो वो होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। 5 डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 6 डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x is equal to minus cosec x into cot x। तो देखो ये मैंने यहां पे ये लिखा, बराबर है, यहां पे लिखूंगा माइनस cosec x into cot x, बराबर। तो ये सब फंक्शन जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे उसका डेरिवेशन हमने कर दिया। अभी आगे जाते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, उसको हम ln भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ln x नेचुरल लॉग, उसका डेरिवेशन होगा 1 अपॉन x। याद रखो log x का डेरिवेशन क्या होगा, 1 अपॉन x, बरोबर। चलो आगे जाते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसका e रेज टू x ही होता है, बरोबर, तो उसमें कोई चेंज नहीं। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन डेरिवेशन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेशन 1 अपॉन एक्स, ई रेज का एक्स का डेरिवेशन ई रेज टू एक्स, बरोबर है। चलो आगे जाते हैं, डेरिवेशंस ऑफ फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन। चलो मान लेते हैं यहां पे कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन है, y1 फंक्शन एफ एक्स मतलब x का फंक्शन है, और y2 फंक्शन वो भी x का फंक्शन है, और ऐसे दो है जो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, और इसका डेरिवेशन हमको करना है यहाँ पे, हाँ कि ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे समझते हैं, दो फंक्शंस है मल्टीप्लिकेशन में, हमको उसका डेरिवेशन चाहिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है उसको कांस्टेंट रखो, मतलब जो फर्स्ट है एफ एक्स उसको कांस्टेंट रखेंगे, और डेरिवेशन करेंगे किसका, जी एक्स का। एफ एक्स कांस्टेंट और डेरिवेशन किसका, जी का, फिर प्लस g कांस्टेंट और डेरिवेशन किसका, तो हम यहां पे लिखेंगे f ऑफ x। तो fx कांस्टेंट, gx का डेरिवेशन, gx कांस्टेंट, fx का डेरिवेशन, बराबर है। तो ये उसका मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया, बराबर। चलो उसका एक दो एग्जांपल लूंगा तो आपको पता चल जाएगा। 1 d बाई डी एक्स ऑफ, सपोज एक फंक्शन है sin x और दूसरा फंक्शन है log x। समझो दो फंक्शन है, एक sin x फंक्शन है, दूसरा log x, दोनों एक ट्रिगोनोमेट्रिक है, दूसरा कौन है भाई, लॉगरिथम फंक्शन है। तो इसका हमको करना है, तो चलो सबसे पहले टर्म लिखते हैं, डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं करते। तो सबसे पहले sin x को मैं कांस्टेंट रखूंगा, जो फर्स्ट फंक्शन है उस sin x उसको मैं कांस्टेंट रखूंगा, और डेरिवेशन इसका करूंगा d बाई डी एक्स ऑफ log x, प्लस अब क्या करूंगा, log x को कांस्टेंट रखूंगा, and d by dx of sin x, बराबर कि नहीं। देखो तो यहां पे ध्यान से, sin x log x है तो sin x कांस्टेंट और log x का डेरिवेशन log x कांस्टेंट, sin x का डेरिवेशन। ओके, तो यहां पे लिखते हैं sin x और log x का डेरिवेशन 1 अपॉन x, जो हमने यहां पे किया log x, प्लस ये log x इनटू इसका डेरिवेशन क्या, तो cos x हो जाएगा। हो गया क्लियर। तो ये आपने मल्टीप्लिकेशन रूल यहां पे अप्लाई किया। अभी लिखते हैं d बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे लिखते हैं तो साइन
x, नहीं ये अभी बाद में रखो, ये अभी बाद में रखो, sin x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। चलो एक ये फंक्शन, इसका मुझको डेरिवेशन करना है। तो इसका डेरिवेशन करके सबसे पहले sin x कांस्टेंट एंड d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस फिर ये कांस्टेंट रखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 d by dx ऑफ sin x कांस्टेंट, इसका डेरिवेशन, a कांस्टेंट, sin का डेरिवेशन। ओके तो यहां पे sin x, चलो इसका डेरिवेशन करें। यहां पे x स्क्वायर का कितना 2x, हमने पढ़ा x स्क्वायर का कितना 2x, 2x का कितना 2 और 3 का कितना 0, x स्क्वायर का 2x, 2x का 2 और 3 का कितना 0 कांस्टेंट है, प्लस ये कांस्टेंट है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कांस्टेंट और साइन का क्या होगा cos है। तो इसका डेरिवेशन ये हो गया बाय कीपिंग वन कांस्टेंट डेरिवेट सेकंड एंड देन सेकंड इज अ कांस्टेंट एंड डेरिवेट फर्स्ट, तो वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन रूल। बराबर है। मान लो कि 3 है, तो जो 3 वेरिएबल है तो टर्न बाय टर्न 2 को कांस्टेंट रखते जाओ और एक को डेरिवेशन। मतलब मानो कि प्रोडक्ट है y इज इक्वल टू abc, तो abc का डेरिवेशन करना है तो ऐसे करेंगे ab कांस्टेंट, c का डेरिवेशन, फिर bc कांस्टेंट, a का डेरिवेशन, फिर ac कांस्टेंट और b का डेरिवेशन, ऐसे सब में रखते जाओगे। तो जितने भी 100 टर्म्स भी क्यों ना हो मल्टीप्लिकेशन में, एक का बाकी के जो रिमेनिंग है सबको कांस्टेंट रख के एक को मल्टीप्लिकेशन करता, उसका डेरिवेशन करते जाओ और वो सबको सब में रखते जाओ, तो वो मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया। अभी एक लास्ट एग्जांपल दे देता हूं कि भाई d by dx ऑफ, सपोज यहां पे लिखते हैं e रेज टू x इंटू log x इंटू cos x। देखो मैंने ये लिखा d by dx ऑफ 3 फंक्शंस है, बराबर है। तो क्या करेंगे, तो यहां पे d by dx ऑफ, सबसे पहले ये दोनों कांस्टेंट रख ले, e रेज टू x log x कांस्टेंट एंड d by dx ऑफ cos x प्लस ये दो कांस्टेंट हो गए। अब ये दोनों को कांस्टेंट रखता हूं, log x इंटू cos x एंड d by dx ऑफ e रेज टू x, बराबर लिखा मैंने। अभी ये दोनों को कांस्टेंट रखता हूं, प्लस e रेज टू x cos x एंड d by dx ऑफ log x, तो इसको मैंने डेरिवेट कर दिया। देखो पहले ये दो कांस्टेंट, इसका डेरिवेशन, फिर ये दो कांस्टेंट, इसका डेरिवेशन, फिर ये दो कांस्टेंट, इसका डेरिवेशन, फिर ये दो कांस्टेंट पर इसका डेरिवेशन हो गया। तो e रेज टू x log x और cos का क्या, भाई cos का माइनस sin x, बराबर लिखा मैंने, प्लस log x cos x और e रेज टू x का तो e रेज टू x ही होगा, प्लस e रेज टू x cos x और इसका होगा 1 by x। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई किया, बराबर। जो दो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में, तो कीपिंग वन कांस्टेंट, सेकंड का डेरिवेशन, सेकंड कांस्टेंट, फर्स्ट का डेरिवेशन, बराबर है। लिख लो, फिर हम उसका डिवीजन रूल पढ़ेंगे, बराबर है। देख लो, चलो एक बार ध्यान से। चलो अभी लेते हैं, अभी नया रूल लेते हैं, डिवीजन रूल। क्या करते हैं, डिवीजन रूल। क्या है भाई, डिवीजन रूल फॉर डेरिवेशन, बराबर। चलो याद रखो, मुझको डेरिवेशन करना है d by dx ऑफ fx अपॉन gx। दो फंक्शंस एक दूसरे के डिवीजन में है और उसका मुझको डेरिवेशन करना है। तो यहां पे एक न्यूमरेटर पे है और दूसरा डिनोमिनेटर में है, हाँ कि नहीं। ओके, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले यहां पे एक लाइन खींचेंगे लंबी,
जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। जो डिनोमिनेटर है उसका क्या स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्क्वायर करना है। फिर आपका जो डिनोमिनेटर है वो कांस्टेंट, और डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेशन ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स कॉन्स्टेंट रखा और एफ एक्स का डेरिवेशन, फिर एफ एक्स कॉन्स्टेंट रखोगे एंड डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स हो गया। तो ये डेरिवेशन डिवीजन जो है वो रूल है, आपको पता होना चाहिए। एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, फिर डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डेरिवेशन माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट डिनोमिनेटर का। तो इसका एप्लीकेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल चलो 1 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स। क्या करता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो यहां पे देखो, तो भाई न्यूमरेटर में कौन है साइन एक्स, डिनोमिनेटर में कौन है लॉग एक्स। तो नीचे जो है लॉग एक्स उसका सबसे पहले क्या कर दोगे स्क्वायर, फिर लॉग एक्स कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस अभी साइन एक्स कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। बरोबर है, ये मैंने लिखा, क्लियर होना चाहिए। तो इसका डेरिवेशन कर देते हैं, तभी डेरिवेशन नहीं किया मैंने, ये सिर्फ टर्म लिखा है मैंने। तो log x साइन का क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x इंटू log x का 1 अपॉन x अपॉन log x का स्क्वायर। बराबर, चलो सेम लिखते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ यहां पे लिखते हैं log x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेशन करना है। चलो log x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5, तो उसका सेम डिवीजन रूल में अप्लाई करेंगे। तो क्या, जो डिनोमिनेटर है उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस फिर log x कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y 5। बराबर है, ओके। चलो इसका डेरिवेशन x स्क्वायर प्लस 5 log x का क्या 1 अपॉन x माइनस log x कांस्टेंट, और इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर का 2x और 5 का 0 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये इसका डेरिवेशन ये आ गया। बराबर है, क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और कोई दो ले लेते हैं। 3 डी बाई डी एक्स ऑफ cos x अपॉन e रेज टू x। चलो इसका करते हैं cos x अपॉन e रेज टू x। तो यहां पे क्या होगा देख लो ध्यान से एक बार। तो जो डेरिवेशन नीचे है उसका e रेज टू x का स्क्वायर, e रेज टू x कांस्टेंट एंड d बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस cos x कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x। तो ये हो गया e रेज टू 2x, यहां पे e रेज टू x cos का माइनस sin x माइनस cos x e रेज टू x, ऊपर नीचे निकल जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस e रेज टू x sin x माइनस cos x अपॉन e रेज टू 2x। तो इसको ठीक से लिखे कैसे लिख सकते हैं, बरोबर है। देखो तो ये टर्म क्लियर होना चाहिए। 4 चलो एक लास्ट कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3। दोनों यहां पे पोलिनोमियल फंक्शंस है, कि नहीं। तो x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3, तो एज इट इज। तो इसका हम क्या करेंगे,
2x प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, 2x प्लस 3 कांस्टेंट, dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 माइनस, अभी x स्क्वायर प्लस 5 कांस्टेंट एंड dy dx ऑफ 2x प्लस 3। तो चलो यहां पे 2x प्लस 3, इसका डेरिवेशन हो गया 2x माइनस इसका डेरिवेशन x, ये तो कांस्टेंट x स्क्वायर प्लस 5 और इसका डेरिवेशन हो गया 2 अपॉन 2x प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आपका डिवीजन रूल हो गया, बराबर है। देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं चेन रूल पे, देख लो। चलो अभी आगे समझते हैं चेन रूल फॉर डेरिवेशन। तो यहां पे समझते हैं, सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। कोई फंक्शन हमको, जैसे f को लिखता था f और मैंने g लिखा, भाई y किसका फंक्शन है? u का। जैसे अभी हम लिखते थे y इज इक्वल टू साइन x, cos x, log x, ऐसा नहीं। y कोई u का फंक्शन है, लेकिन u कोई x का फंक्शन है। तो y डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है, y पहले u का फंक्शन है और u फिर ये y x का फंक्शन है, और हमको डेरिवेशन करना है therefore dy by dx। हमको करना है डेरिवेशन किसका? y का x के रिस्पेक्ट में। लेकिन y का x के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे? y तो कौन है? cos x, y तो कौन है? फंक्शन ऑफ u, और u फंक्शन ऑफ g है। तो हम तो y को ऐसे लिख सकते हैं कि dy, हम y x का फंक्शन है तो डायरेक्ट dy by dx कर सकते हैं, लेकिन y तो यहां पर u का फंक्शन है, तो हम डायरेक्ट, हमको फाइंड करना है dy by dx। तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे कर सकते हैं कि dy by du एंड du by dx। dy by dx फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया? du से डिवाइड किया, du से मल्टीप्लाई किया, मतलब y का डेरिवेशन u के रिस्पेक्ट में और u का डेरिवेशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। तो ये बन गया चेन रूल। इसकी एप्लीकेशन लूंगा तो आपको सब पता चलेगा। तो सबसे पहले चलो देखते हैं एक, मैं सपोज y इज इक्वल टू साइन u, यहां पे ऐसे लिखता हूं y इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर। समझो आप, यहां पे सिर्फ साइन x नहीं है, यहां पर सिर्फ साइन x नहीं है। सिर्फ साइन x होता तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता, यहां पर तो साइन x स्क्वायर है। x स्क्वायर मतलब साइन के अंदर भी एक फंक्शन स्क्वायर, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहां पे क्या करेंगे? तो मैं ऐसे लिख दूं, देखो तो y इज इक्वल टू साइन u एंड u इज इक्वल टू x स्क्वायर। y इज इक्वल टू साइन u और u को क्या ले लूंगा मैं? x स्क्वायर। तो y कौन सा फंक्शन हो गया? y जो पहले साइन x स्क्वायर था, सो नाउ y बिकम्स द फंक्शन ऑफ u, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन u, एंड u इज द फंक्शन ऑफ x इंडिपेंडेंटली। ओके, तो फिर हमको फाइंड करना है dy बाय dx। तो हम करेंगे dy बाय du इंटू du बाय dx। भाई y का किसके रिस्पेक्ट में? y का u के रिस्पेक्ट में। तो y का u के रिस्पेक्ट में साइन का क्या हो जाएगा? cos u। हमने पढ़ा साइन x का cos x, तो वैसे साइन u का cos u इंटू u का, इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। लेकिन u की वैल्यू वापस यहां पे रख दे तो cos x स्क्वायर इंटू 2x। तो ये हो गया dy बाय dx। पता चला? तो फंक्शन के अंदर फंक्शन था तो उसका डेरिवेशन ऐसे कर सकते हैं, हाँ कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड,
y इज इक्वल टू लॉग, यहां पे ले लेता हूं cos x, चलेगा ना, y इज इक्वल टू लॉग cos x। चलो यहां पे dy बाय dx, एक मिनट उसको ठीक से लिख दे पहले एक बार, इसको ठीक से लिख दे, तो y इज इक्वल टू log u एंड u is equal to cos x. Now we are derivating y with respect to x, then चलो सबसे पहले y का x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट तो नहीं होगा, तो dy by du एंड देन du by dx, बराबर लिखा मैंने, तो चलो यहां पे डेरिवेशन कर देते हैं। भाई dy by du, y किसका फंक्शन है, u का, और log का डेरिवेशन आएगा 1 अपॉन u इनटू u किसका फंक्शन है, x का, और इसका डेरिवेशन cos का डेरिवेशन माइनस sin x, तो इसको ठीक से लिख दे, तो du by dx इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन u, कौन, u इज अ cos x, और ऊपर हो जाएगा माइनस sin x, तो ये हो जाएगा माइनस cot x, बराबर है। कैसे करते हैं ध्यान रखो, फिर मैं डायरेक्ट मेथड भी समझाता हूं यहां पे। चलो आगे, थर्ड, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, देखना साइन x का स्क्वायर है ये, और ये साइन स्क्वायर x है, दोनों अलग अलग है। यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन x का स्क्वायर, इसको ऐसे नहीं लिखते, यहां x का स्क्वायर है और फिर उसका साइन है, यहां पे साइन x है और फिर उसका स्क्वायर है, दोनों अलग चीज है। ओके, तो इसको लिख सकते हैं हियर u इज इक्वल टू कौन, तो भाई u इज इक्वल टू u स्क्वायर एंड u इज इक्वल टू साइन x, तो इसको मैंने मान लिया u, तो y इज इक्वल टू u स्क्वायर बट u इज इक्वल टू साइन x। नाउ dy by dx इज इक्वल टू, तो यहां पे dy by du इंटू du by dx, चलो यहां पे dy by du का, dy by du का फंक्शन, तो इसका डेरिवेशन करेंगे तो स्क्वायर का क्या आएगा, प्रोडक्ट पावर मल्टीप्लिकेशन में 2u इंटू u का x के रिस्पेक्ट में, तो साइन का कितना, cos x, अभी u की वैल्यू रख देंगे, तो dy by dx इज इक्वल टू 2, u की वैल्यू क्या है, sin x इंटू cos x, तो मैंने एक डेरिवेशन ये किया, बराबर है। अभी मैं आपको डायरेक्ट मेथड समझाता हूं, ध्यान रखना। 3 4, चलो डेरिवेशन करते हैं किसका, y इज इक्वल टू लॉग 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का डेरिवेशन करते हैं। तो ये तरीके से लिखने जाए तो इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू लॉग u एंड u इज इक्वल टू दिस, लेकिन अभी डायरेक्ट कैसे, ध्यान रखो, dy by dx इज इक्वल टू, आप इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे, कहां से, इक्वल टू से, अभी ये डायरेक्शन में जा रहे हो आप, तो सबसे पहला फंक्शन कौन आया, लॉग, सबसे पहला फंक्शन कौन आया, लॉग, आगे क्या है वो मत देखो, बस सबसे पहला फंक्शन कौन आया, लॉग, लॉग के अंदर जो भी है वो आपके लिए u हो गया, लॉग के अंदर जो भी है वो आपके लिए u हो गया, तो इसको भूल जाओ, सबसे पहला फंक्शन कौन आया, लॉग, और लॉग का डेरिवेशन क्या है, लॉग x का 1 अपॉन x, तो यहां पे लिखेंगे, मान लो कि हमने इसको u बोला तो 1 अपॉन u, मतलब ये पूरा यहां पे लिखेंगे, तो 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू, सबसे पहले डेरिवेशन किसका किया, लॉग का, तो लॉग का क्या होता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन उसके आगे जितना भी है उसको 1 अपॉन में रख दो, हो गया, ये डेरिवेशन लॉग का हो गया, इंटू अभी आगे बाकी है, अभी अंदर घुसेंगे तो अंदर कौन आ गया, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसका डेरिवेशन जो भी आएगा वो मल्टीप्लिकेशन में रखते जाएंगे, तो इसका डेरिवेशन होगा 10x प्लस 2, क्या हो गया 10x प्लस 2, तो वो हमने मल्टीप्लिकेशन में रखा, तो हम डायरेक्टली चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं यहां पे, हो के नहीं। तो सबसे पहले log x जो है उसका 1 अपॉन, ऐसे बोलने का log x का 1 अपॉन x से नहीं, log का क्या 1 अपॉन, तो log क्या के जो भी है वो 1 अपॉन में आ जाएगा, एक बार वो log का हो गया, फिर अंदर घुसो, ऐसे चलता जाएगा। चलो 5, फिर से एक बार ले लें, y इज इक्वल टू log यहां पे लिख देता हूं log sin x लिख देता हूं, चलो इसका करना है, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू, सबसे पहले बोलो log का, भाई log का क्या होता है 1 अपॉन,
तो log का 1 अपॉन में कौन है, तो यहाँ पे आगे sin x 1 अपॉन sin x इंटू, ये मैंने किसका किया, log का किया, उसके आगे जो है वो मैंने नीचे रख दिया, इंटू sin x का क्या, cos x, तो ये हो गया cot x। हो गया क्लियर। चलो 6 जाते हैं, y इज इक्वल टू sin log x स्क्वायर प्लस 2। यहां पे कितने फंक्शन लिखे पता है मैंने, 3 फंक्शन लिखे। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आया, उसके अंदर लॉग आया और उसके अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन आया कोई भी। तो इसका डेरिवेशन हम लास्ट में करेंगे। तो यहां पे dy बाय dx इज इक्वल टू साइन का डेरिवेशन क्या होगा, तो देखो सबसे पहले फंक्शन कौन आया, y इक्वल टू साइन log x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहला आया साइन, यहां पे 3 फंक्शन है, साइन के अंदर log, log के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानता हूं, मैं यहां से निकलूंगा। सबसे पहला कौन आया, साइन, तो साइन का क्या होगा, साइन का होगा कॉस, और आगे जो भी है वो सब रख दो, log एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया इंटू, ये सिर्फ मैंने कॉस साइन का किया, कॉस। चलो साइन का हो गया, उसके आगे जो है वो मैंने लिख दिया इंटू। अभी करने जा रहे हैं अंदर घुसे तो कौन आया, लॉग, तो लॉग के आगे कौन है, जो भी हो। लॉग का क्या होता है, 1 अपॉन, तो लॉग का होता है 1 अपॉन, और लॉग के आगे जो भी है वो x माना जाएगा, उसको नीचे रख देंगे, तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये मैंने किसका लिखा, इसका। चलो लॉग का भी हो गया 1 अपॉन, फिर अंदर घुसे तो अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कितना होता है, 2x प्लस 0, एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का 0, तो ये हमने चेन रूल अप्लाई किया, ऐसा लिख सकते हैं। यहां पे और भी एक लिखे, तो y इज इक्वल टू, चलो y इज इक्वल टू मैं लिखता हूं e रेस टू log x स्क्वायर प्लस 5। देखो ये मैंने लिखा y e रेस टू log x स्क्वायर प्लस 5, इसको ऐसे लिखते हैं। चलो बराबर है, मैं तो इसको साइन लिख दूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो मैं साइन लिख देता हूं, साइन x स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया। ओके, तो चलो इसका डायरेक्ट करते हैं, y इज इक्वल टू, बोलो तो dy बाय dx। भाई सबसे पहला फंक्शन कौन आया, e रेस टू का क्या करेंगे, e रेस टू x का e रेस टू x ही होता है, तो e रेस टू जो है वो तो लिखना ही है, क्योंकि e रेस टू x का e रेस टू x, तो सबसे पहले हमने e रेस टू x का किया, जो था वो लिख दिया इनटू, फिर अंदर घुसे तो अंदर कौन आया, साइन, आगे क्या है वो देखना नहीं है, साइन, साइन का क्या होता है, कॉस, और आगे जो है वो अंदर रख दो, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का कितना, तो होगा 2x। तो ये हमने क्या चेन रूल पढ़ा डेरिवेशन का, हाँ कि नहीं। तो आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जितने भी अंदर फंक्शन है आप ऐड करते जाओ। एक दो एग्जांपल और भी लेते हैं, यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे ले लेता हूं। चलो 8 y इज इक्वल टू a cos bx प्लस b, a cos cx लिखता हूं मैं, b sin dx। बराबर, किसका डेरिवेशन करने जा रहा है, देखो ध्यान से, a cos cx प्लस b sin dx। तो चलो dy बाय dx, a कांस्टेंट इंटू cos का क्या, a कांस्टेंट, cos का क्या माइनस साइन, a कांस्टेंट, cos का माइनस साइन, आगे जो है वो पूरा लिखना है, c इंटू एक्स, सी एक्स इंटू सी एक्स का कितना, c प्लस, बराबर है, b कांस्टेंट, और साइन का क्या होता है, cos, b कांस्टेंट, साइन का क्या होता है, cos dx इंटू d। बराबर मैंने लिखा। चलो यहां पे माइनस ac साइन cx प्लस b कैपिटल D cos dx हो गया। इसका फिर डेरिवेशन किया। चलो आगे बढ़ते हैं, और एक लिखते हैं, y 9 y इज इक्वल टू e रेस टू t प्लस 1 अपॉन e रेस टू t।
x लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो y इक्वल टू e रेज़ टू x अपॉन e रेज़ टू x, इसका डेरिवेशन करना है तो इसको ठीक से लिखे। चलो मैं इसको ऐसे लिखते हैं, एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, e रेज़ टू ax प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू ax, इसका डेरिवेशन करना है, डायरेक्ट करते हैं। तो इसको ठीक से लिखते हैं पहले, e रेज़ टू ax प्लस e रेज़ टू माइनस ax, चलेगा ना? उसको मैंने ऊपर लिया तो माइनस में आ गया। चलो तो dy बाय dx इज इक्वल टू e रेज़ टू x का e रेज़ टू x, भाई e रेज़ टू x का e रेज़ टू x, ये तो e का हो गया, उसके ऊपर जाएंगे तो कौन है ax, ax का क्या होगा a, e रेज़ टू का क्या, e रेज़ टू जो है वो सेम ही, तो e रेज़ टू ax, लेकिन ax का मल्टीप्लिकेशन में a प्लस e रेज़ टू माइनस ax का, सबसे पहले e रेज़ टू माइनस ax का जो है e रेज़ टू x का, तो e रेज़ टू x, तो वैसे e रेज़ टू माइनस ax का e रेज़ टू माइनस ax इनटू माइनस ax का कितना माइनस a, तो वो हम मल्टीप्लिकेशन लेंगे माइनस a, तो फिर यहां से हम a कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा e रेज़ टू ax माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू ax, तो इसका डेरिवेशन ये हो गया। क्लियर हो गया? पक्का? तो आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए, बिल्कुल बरोबर है। चेन रूल हमको काफी यूजफुल होगा आगे जाके। देख लो एक बार, फिर इंटीग्रेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। मैं व्हाट इज एन इंटीग्रेशन, तो व्हाट इज अ डेरिवेशन, तो मान लो कि हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई करनी थी, कोई कंडीशन अप्लाई करनी थी, लेकिन पूरे सेक्शन पे या पूरे एरिया पे या पूरे लाइन पे या पूरे कंडीशन के लिए हम वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम स्मॉल कंडीशन के लिए उसको अप्लाई कर रहे थे, तो हमने पूरे पार्ट को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया। फॉर स्मॉल डिफरेंस जो लेंगे उसको हमने बोला डेरिवेशन। लेकिन अभी मुझको तो टोटल एरिया फाइंड करना है या टोटल लेंथ फाइंड करनी है या टोटल कंडीशन को मेजर करना है, तो मुझको जो सभी हमने स्मॉल स्मॉल डिवीजन हमने डिफरेंट किए थे, जो पार्ट किए थे, वो सबका हमको वापस सम करना पड़ेगा, एंड दैट सम कन्वर्ट्स इनटू द इंटीग्रेशन। तो समझो यहां पे इंटीग्रेशन में क्या मैं एक समझाता हूं कि अब y इज इक्वल टू एफ एक्स है। Here, suppose y is equal to the function of x. y किसका है? function of x, या तो फिर यहां पे मैं लिख दूंगा y is equal to c is equal to constant। तो मैंने जब y वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट किया तो x की वैल्यू x1 थी, तो ये कांस्टेंट था। y की वैल्यू x की वैल्यू x1 में से x2 होगी, तो y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। तो x1 से लेके x2 तक ये जो एरिया एनक्लोज्ड हुआ उसका मुझको ये जो यहां पे लूप बना उसका मुझको एरिया चाहिए, बराबर है। तो क्या करूंगा मैं, भाई एरिया जो ये एनक्लोज्ड हुआ उसका लेंथ इनटू विड्थ, क्योंकि ये तो आपको दिखता है कि ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो लेंथ कितनी डेल्टा x और विड्थ कितनी y, तो मैंने यहां पे लिख दिया एरिया एनक्लोज्ड a इज इक्वल टू y इनटू x2 माइनस x1, इसको लिखेंगे y इनटू डेल्टा x। और हमने फॉर्मूला अप्लाई किया रेक्टेंगल का, क्योंकि हमको दिखता है कि भाई y इज अ कांस्टेंट, और जो y कांस्टेंट है तो ये जो एरिया है वो पूरा शेप जो बनता है वो शेप रेक्टेंगल ही है, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला का डायरेक्ट क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो हमने लिखा l इनटू b, देयरफॉर डेल्टा x इनटू y, तो इजीली मिल जाएगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर है। सपोज ये कौन है y, ये कौन है x, और ग्राफ हमको मिला ये।
ऐसा ग्राफ हमको यहां पे मिलता है। थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है? ओके, ऐसा ग्राफ हमको मिला और हमको जब ये वैल्यू थी x1, ये वैल्यू होगी x2 और हमको ये ग्राफ, ये एरिया फाइंड करना है, ये बराबर, ये होगी y1, ये होगा y2 एंड ये आप लिख देते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। भाई y किसका फंक्शन है? x। और हमको जो ग्राफ में जो शेप मिला वो ना तो स्ट्रेट लाइन है, ना तो कोई एरिया एंक्लोज होता है, ना तो रेक्टेंगल या स्क्वायर या कुछ भी नहीं है, सर्कल कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो एक इरेगुलर शेप है और उसका एरिया मुझको फाइंड करना है। ये जो शेप है उसका क्या करना है? मुझको एरिया फाइंड करना है। लेकिन एरिया तो मैं स्क्वायर का जानता हूं, सर्कल का जानता हूं, रेक्टेंगल का जानता हूं, बराबर। इरेगुलर शेप का तो कैसे फाइंड करेंगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि सपोज मैं यहां पे लिख दूंगा कि भी एरिया enclosed A is equal to let y2 minus y1 into x2 minus x1। भाई चलेगा ना ये फॉर्मूला कि नहीं चलेगा? एरिया एंक्लोज्ड y2 minus y1 x2 minus x1 चलेगा? नहीं चलेगा, ये गलत है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप बन ही नहीं रहा है। तो क्या करें? तो भाई ये पूरा जो शेप है, पूरा शेप, उसको मैं रेक्टेंगल मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं? नहीं मान सकता हूं। तो क्या करेंगे? तो फिर मैं पूरे ये जो है डेल्टा x, ये जो है उसको बोलूंगा मैं डेल्टा x। ये पूरा जो रेंज है x1 से x2 तक का, यहां पर जो शेप बन रहा है उसको मैं रेक्टेंगुलर मान सकता नहीं हूं। हाँ, लेकिन एक काम कर सकते हैं, मैं यहां पे एक पतली स्ट्रिप ले लेता हूं, थिन स्ट्रिप, ये स्ट्रिप। भाई इसकी ये विड्थ कितनी? तो इसको बोल देता हूं मैं dx, बराबर। यहां से यहां की रेंज डिफरेंस कितना? डेल्टा x, काफी लार्ज डिफरेंस। और मैंने ये स्ट्रिप ली कितनी पतली? dx। dx मतलब बहुत ही स्मॉल विड्थ, हाँ कि नहीं? तो बहुत ही स्मॉल विड्थ मैंने ली और यहां पर जो है y1 से y2 यहां पे चेंज हो रहा है, लेकिन इतना डिस्टेंस जो है वो तो अप्रोक्सीमेटली y ही रहेगा, उसको हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। यहां से ये जो बना ये पॉइंट, उसको हम ऑलमोस्ट y मान सकते हैं, हाँ कि नहीं? और ये जो स्ट्रिप बनी उसको क्या? dx। हम पूरे शेप को रेक्टेंगुलर मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? नहीं मान सकते। लेकिन मैंने यहां पे एक स्ट्रिप कंसीडर की जिसकी लेंथ कितनी है? dx, एंड dx इज अ वेरी स्मॉल थिंग, बराबर, वेरी स्मॉल थिकनेस। तो इसको हम, ये जो शेप बना उसको हम रेक्टेंगुलर मान सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं, नाउ कंसीडर अ वेरी स्मॉल स्ट्रिप ऑफ विड्थ, वेरी ऐसे लिखते हैं, कंसीडर स्ट्रिप ऑफ very small thickness dx and its area dA is equal to, भाई ये पूरा एरिया कितना है? कैपिटल है। ये पूरा एरिया कितना है? कैपिटल है। लेकिन मैं ये सिंपल स्ट्रिप कंसीडर करूंगा तो वो स्ट्रिप की थिकनेस भी स्मॉल है तो उसका एरिया भी स्मॉल ही होगा। तो उसको मैं लिखूंगा dA एंड dA इज इक्वल टू y इंटू dx। तो समझो आप, इसके लिए मैंने एरिया फाइंड करने के लिए डायरेक्ट रेक्टेंगुलर शेप का फॉर्मूला यूज किया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहां पर सेम चीज मैं करने जा रहा था लेकिन नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि मैं इसको रेक्टेंगुलर शेप नहीं मान सकता। x1 से लेके x2 तक का जो ग्राफ बनता है पूरा, वो ग्राफ को मैं रेक्टेंगुलर शेप नहीं मान सकता क्योंकि लार्ज डिफरेंस है। तो फिर मैंने क्या किया? देन आई हैव कंसीडर्ड वेरी स्मॉल विड्थ ऑफ dx इन दिस एरिया एंक्लोज्ड, हाँ कि नहीं? तो ये जो स्ट्रिप बनी, ये स्ट्रिप, उसको मैं रेक्टेंगुलर ऑलमोस्ट मान सकता हूं। देखो ये रेक्टेंगुलर जैसा ही है।
तो इसकी लेंथ कितनी dx और उसकी हाइट कितनी y, तो हम उसको लिख सकते हैं उसका एरिया कितना स्मॉल एरिया dv इंटू y इंटू df। तो ये किसका एरिया आ गया भाई, टोटल एरिया आ गया क्या, ये मुझको टोटल एरिया मिला कि सिर्फ स्ट्रिप का एरिया मिला, ये तो भाई स्ट्रिप का एरिया मिला, हाँ कि नहीं। तो यहां पर एक y1 था, चलो यहां पर ये वैल्यू मैं बोल देता हूं, सपोज कुछ भी होगी, चलो ना छोड़ो इसको, y1 y2 कुछ लिखते नहीं है। तो एक स्ट्रिप मैंने ये कंसीडर की, भाई कोई बोला कि नहीं दूसरी स्ट्रिप आप यहां पे कंसीडर करो, फिर आप यहां पे कंसीडर करो, तो देखो ये जो बना उसको आप रेक्टेंगुलर मान सकते हो, इसको मान सकते हो, इसको मान सकते हो, लेकिन पूरी स्ट्रिप पूरा जो एरिया है उसको नहीं मान सकते हो। तो हमने पूरा जो एरिया था उसको रेक्टेंगुलर मानना था, लेकिन हम नहीं मान सकते थे, इसलिए हमने पूरे शेप को स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया। ईच स्ट्रिप हैज द थिकनेस dx, हर एक स्ट्रिप है उसका थिकनेस कितना dx, और उसकी एट अ टाइम एट अ पोजीशन पे हाइट क्या होगी y, तो फिर उसका एरिया ऐसे फाइंड कर सकते हैं, हाँ कि नहीं। Therefore, now total area of closed surface, closed region, बोलो A is equal, by total area is equal to delta, sorry, dA1 plus dA2 plus dash 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 dAn। तो मैं ये पूरा जो शेप है उसको ऐसी इंफिनिटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकता हूं। मैं पूरा शेप के लिए ये फॉर्मूला यूज करने गया तो नहीं कर पाया, क्योंकि पूरा रेक्टेंगुलर नहीं है, तो मैंने ये जो शेप है उसको स्ट्रिप वाले पार्ट में डिवाइड कर दिया। हर एक स्ट्रिप को मैं रेक्टेंगल कंसीडर कर सकता हूं, तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया y इंटू dx, हाँ कि नहीं। तो फिर ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप होती है, जितनी स्ट्रिप होगी उसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करना है तो कर सकता हूं, बराबर। तो सबके लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया, इसके बाजू में जितनी भी स्ट्रिप आएगी सबका एरिया मैंने फाइंड कर लिया। अभी मुझको टोटल एरिया फाइंड करना है, तो भाई टोटल एरिया फाइंड करना है तो A इज इक्वल टू ये सबका सम करना पड़ेगा, जितनी स्मॉल स्ट्रिप है सबके स्मॉल एरिया का सम, तो सम आ जाएगा सिग्मा। क्या लिखेंगे इसको, सिग्मा। A इज इक्वल टू सिग्मा, इसको लिखेंगे y इंटू dx। This sum converts into इंटीग्रेशन। तो ऐसा जो सम आएगा वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, बरोबर। कैसे हो जाएगा वो तो यूक्लिड ने हमको समझाया, हमको सिर्फ उसका फॉर्मूला, लेकिन इंटीग्रेशन क्यों लेना है, कैसे लेना है वो मैंने आपको समझा यहाँ पे। तो टोटल एरिया A इज इक्वल टू y इंटू dx। कोई बोलेगा नहीं मुझको y से y2 तक करना है, तो ये हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, बरोबर है, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन मुझको डेफिनेट इंटीग्रेशन चाहिए, तो मैं x1 से x2 तक का कर रहा हूं, तो x1 से x2 तक y dx, उसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, डेफिनेट इंटीग्रेशन। हो गया क्लियर, पक्का। देख लो ध्यान से, एक बार देख लो, फिर इसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखते हैं। चलो आगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखते हैं फॉर पॉलिनोमियल्स, बरोबर है। तो पॉलिनोमियल्स के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान रखो, इंटीग्रेशन, भाई जो s लिखा है बड़ा लंबा लंबा s, वो इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n इंटू dx, x की n पावर, तो उसका क्या होगा, भाई डेरिवेशन में क्या करते थे, डेरिवेशन में n मल्टीप्लिकेशन में और n में से 1 माइनस करते थे, पावर इन अ मल्टीप्लिकेशन एंड 1 माइनस फ्रॉम पावर। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे,
एड 1 इनटू पावर, एड 1 इनटू पावर एंड डिवाइड बाय दैट। तो हमने यहां पे लिखा कि x रेज़ टू n है, तो उसकी पावर कितनी है n, तो n में एक ऐड करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे, बराबर है। तो यहां पे x रेज़ टू n, उसमें एक ऐड और उससे डिवाइड करेंगे और बाजू में लिखेंगे c, where c is a constant। तो यहां पे c क्यों लिखते हैं कांस्टेंट, वो आपको बाद में समझाता हूं। तो सबसे पहले एक इंटीग्रेशन करेंगे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 5 इंटू dx। इंटीग्रेशन किसका किया, x रेज़ टू 5 इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेशन हुआ नहीं है अभी, हमने सिंबल रखा कि इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं किसका, x रेज़ टू 5 का। तो यहां पे पावर में इसका पावर कितना है 5, तो 5 में एक ऐड करेंगे तो 6 और उसी से डिवाइड करेंगे। ऐड 1 इंटू पावर एंड डिवाइडेड बाय दैट, तो x रेज़ टू 5 है तो पावर में एक ऐड करके x रेज़ टू 6 और 6 से डिवाइड कर देंगे प्लस c, जहां पर c कौन है, तो c इज अ कांस्टेंट। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बराबर है। ओके, फिर सेकंड में यहां पे लेता हूं इंटीग्रेशन, सपोज 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस x इंटू dx। चलो इसका इंटीग्रेशन मुझको करना है, तो एकदम इजी है, 1/3 कांस्टेंट रखेंगे इंटू x का x³/3 प्लस 1/2 x का 1 पावर है, अरे यहां पे थोड़ा गलती हो गया, इसको इतना ही रखो, चलो इतना ही रखो, बाद में करते इसका। तो यहां पे x²/2 प्लस c, तो ये हो गया x³/9 प्लस x²/4 प्लस c। तो ये मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान रखो, ये मैंने बाजू में c क्यों लिखते जा रहा हूं मैं, तो समझो आप, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल प्रोसेस है, ऐसा बोल सकते हैं हम। a का डेरिवेशन b होगा, a का डेरिवेशन b होगा तो b का इंटीग्रेशन a होगा, बराबर है। यहां पे मैं लिख सकता हूं हियर a dA/dB, सॉरी यहां से लिखते हैं डेरिवेशन ऑफ a, डेरिवेशन ऑफ a is b, then integration of b is a। a का डेरिवेशन b, तो b का इंटीग्रेशन a हो जाएगा, बराबर है। अभी मैं आपको ये बोलता हूं कि c हम क्यों लिखते हैं, बराबर, वो समझाता हूं। चलो, तो यहां पे ध्यान रखते हैं, तो हम प्रूव भी करेंगे भाई, इसका इंटीग्रेशन ये आया, इसका इंटीग्रेशन ये आया, तो मतलब इसका डेरिवेशन भी ये हो जाना चाहिए। x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या आया, तो हमने लिखा x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1। तो अभी इसका इंटीग्रेशन ये, तो इसका डेरिवेशन ये आना चाहिए, तो मैं कर देता हूं d/dx ऑफ x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1। तो 1 अपॉन n+1 तो मैंने बाहर ले लिया, ये तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेता हूं मैं, मल्टीप्लाई। डेरिवेशन किसका करना है, x का, x की कितनी पावर n+1, और हमने डेरिवेशन में पता था पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर में से 1 माइनस करेंगे, तो n+1 और x में से एक पावर में से n+1 -1, तो x रेज़ टू n हो जाएगा। ये तो निकल गया, तो ये आ गया x रेज़ टू n, हो गया क्लियर। तो इसका इंटीग्रेशन ये, तो इसका डेरिवेशन मैंने किया तो वापस ये मिल गया, बराबर है। लेकिन अभी एक बात समझो कि हम पास में प्लस c क्यों रखते हैं। चलो अभी उल्टा सोचते हैं, सपोज y इज इक्वल टू था 5x प्लस 7, 5x स्क्वायर लिखते हैं ना, 5x स्क्वायर प्लस 7 था। हम इसका डेरिवेशन करते हैं, तो इसका डेरिवेशन होगा dy/dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेशन 10x प्लस 0, 10x प्लस 0। मानो कि यहां पे 7 की जगह पे 5 होता, 3 होता, 10 होता, 20 होता, 100 होता, कोई भी कांस्टेंट होगा, उसका डेरिवेशन तो यहां पे 0 ही आने वाला था।
तो इसका डेरिवेशन हमने किया 10x, लेकिन यहां पे कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेशन 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हमने डेरिवेशन किया तो ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आना चाहिए। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग 10x इंटू dx, 10x इसका आंसर क्या है 10x, तो 10x का इसका डेरिवेशन ये आया तो इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए। तो 10x का मैं क्या करने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं। तो चलो 10 कांस्टेंट x का, x में एक ऐड करेंगे उससे डिवाइड करेंगे तो 5 निकल गया, 2 5 जा तो 5x² आ गया आंसर। इसका डेरिवेशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये। अरे ये कहां पर है, यहां पर तो 7 तो है नहीं, गॉट इट, 7 तो है नहीं, तो 7 का क्या डेरिवेशन हो गया था 0। और जब हमने 10x लिखा, 10x का इंटीग्रेशन करने जा रहा है तो इसका इंटीग्रेशन आया 5x²। तो वो चीज तो प्रूव गलत हुई कि भाई इसका डेरिवेशन ये होगा तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ये गलत हो गया। नहीं, समझो आप, मैं यहां पे 5x² लिखा प्लस 7, यहां पे 7 लिखता, 10 लिखता या 15 लिखता, यहां पे 0 ही आने वाला था। तो 10x + 10, तो हमने 10x लिखा। अभी इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, किसका 10x का, 10x का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। पर 10x के साथ एडिशन में 0 तो ऑलवेज काउंटेबल है, 10x है तो +0 तो हम मान सकते हैं कि एडिशन में तो 0 रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या है, पर 10x का इंटीग्रेशन 10x²/2, तो ये 5x² हो गया। बट 0 का क्या, किसका डेरिवेशन 0 होता था, कांस्टेंट का, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0, तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेकिन वो कांस्टेंट कितना 7 5 10 हमको कुछ पता नहीं है। तो कुछ पता नहीं है तो हम यहां पे लिख देंगे +c। ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, ये 10x का हो गया, और ये 0 की इंटीग्रेशन करके मैंने c लिखा। तो आप कोई भी टर्म लिखो इसके साथ x⁵ +0 लिख सकते हो, x⁵ +0, तो x⁵ का x⁵6/6 और 0 का c, यहां पर इसके साथ +0 लिख सकते हो तो 0 का c। तो इसीलिए हम यहां पे c लिखेंगे। वो c फाइंड कैसे करेंगे, तो आपको कुछ कंडीशन दी होगी, उससे आप c फाइंड कर सकते हो, वो अब मैं आपको एप्लीकेशन में बताऊंगा। लेकिन अभी आपको पता चलना चाहिए कि a का डेरिवेशन b, तो b का इंटीग्रेशन क्या होगा a, आपको उतना क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखो ये जो मैंने किया यहां पे, ये मैंने एक नोट्स लिखा, बरोबर है। चलो अभी 3 इंटीग्रेशन ये है, अभी यहां पे इंटीग्रेशन लिखते हैं, बरोबर। सपोज x इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 प्लस c, इजी है ये। तो आगे बढ़ते हैं 4 इंटीग्रेशन 5 इंटू dx। भाई इंटीग्रेशन 5 इंटू dx का करना है, तो क्या करेंगे देखो, तो यहां पे भाई 5 इंटू, ये 5 इंटू मैंने 1 लिखा, 5 इंटू x⁵0 लिख सकते हैं। ओके, तो फिर 5, अभी तक मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी तो 5 की मल्टीप्लिकेशन में 1 रखा, 1 की जगह पे x⁵0 रखा, अभी तक मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया। अभी इंटीग्रेशन मैं कर देता हूं। तो 5 कांस्टेंट और x का पावर में एक ऐड करो, उससे डिवाइड करो +c, तो ये हो गया 5x + c। याद रखो 5x का डेरिवेशन क्या था 5, तो 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा 5x, पता चला। तो यहां पे 5 का 5x होगा। तो कोई भी इंटीग्रेशन लिखो kx, तो उसका होगा kx + c, where k is a constant, where k is a constant। हो गया क्लियर, ये मैंने किसका लिखा k का। चलो आगे कुछ लिखते हैं 6 इंटीग्रेशन x³ + 1x³ इंटू dx। तो भाई इसको सबसे पहले ठीक से लिख दे, तो x³ + x⁻³ इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की 4 पावर अपॉन 4, पावर में ऐड करो उससे डिवाइड करो, प्लस x⁻² अपॉन -2, 3 में ऐड किया तो 4/4, -3 में ऐड किया
-3 में ऐड किया तो -2 अपॉन -2, तो ये आ गया 1/4 x⁴ -1/2 x² प्लस c लिखना है तो आप लिख ही सकते हो, बराबर है। चलो आगे जाते हैं 7 पर इंटीग्रेशन 1/x dx, इंटीग्रेशन 1/x dx पढ़ो ध्यान से। तो 1/x तो यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन x की कितनी पावर 1/x dx। देखो यहां पे सीन होने वाला है, यहां पे क्या किया 1/x³ था तो हमने x³ को ऊपर लाया तो x⁻³ और फिर इंटीग्रेशन कर दिया x⁻² अपॉन -2। यहां पे इंटीग्रेशन 1/x तो x की कितनी पावर हुई -1, तो -1 मतलब अभी इंटीग्रेशन रूल अप्लाई करता है, पावर में एक ऐड करो, इसमें एक ऐड करेंगे तो 0/0 प्लस c, अरे ये तो इंफिनाइट हो गया। तो याद रखो हमने ये जो रूल लिखा ये ऐड 1 इनटू पावर एंड डिवाइडेड बाय दैट, वो सब पॉलिनोमियल्स के लिए यूज करेंगे सिवा 1/x। 1/x के लिए यूज नहीं करेंगे, क्यों भाई, हमको पता है 1/x किसका डेरिवेशन था 1/x, log x का डेरिवेशन हमने किया था 1/x, log x का डेरिवेशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो याद रखना ये ऐसे नहीं लिखना है, बराबर है। तो क्या लिखेंगे यहां पे इंटीग्रेशन इसका होगा log e बेस x प्लस c, या तो इसको ln x प्लस c भी बोल सकते हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज में हम उसको ln बोलेंगे, ln नेचुरल लॉग, वो भी कैसे फाइंड करते हैं वो भी सीखेंगे। चलो अभी इंटीग्रेशन x⁵ प्लस x³ प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x³ 1/x⁵ इंटू dx। चलो मैंने ये लिखा, बराबर है, क्लियर हुआ ये। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका x⁶/6 प्लस x⁴/4 प्लस x⁵2/2 प्लस इसका क्या होगा log e बेस x प्लस इसका क्या होगा x⁻⁴ अपॉन -4 प्लस c। हो गया क्लियर। चलो आगे जाते हैं 9। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस का कैसे करते हैं वो तो आपको क्लियर हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, तो ये तो e⁻x प्लस c ही होने वाला है, क्योंकि e⁻x का डेरिवेशन e⁻x था, e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x ही होगा। चलो 10 इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन, भाई sin का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन, और चाहिए तो tan x sec x, वो सब इसके कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इतना ही आपके लिए पूरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। e⁻x dx e⁻x प्लस c, तो sin x इंटू dx इसका करना है। sin का डेरिवेशन cos होता था, sin का डेरिवेशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, cos का डेरिवेशन माइनस sin, cos का डेरिवेशन माइनस sin होता था, तो ये जो है माइनस में यहां पे ला देता हूं, तो इसका डेरिवेशन ये, तो sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो यहां पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। हो गया, तो ये इंटीग्रेशन बराबर है। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शन लॉगरिथम में, लेकिन ये लॉग इंटीग्रेशन log x कितना आएगा वो एक अलग बात है, वो हमको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। ओके, फिजिक्स में जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलूंगा, अभी कोई जरूरत है नहीं, मेरे हिसाब से तो कभी नहीं पड़ेगी इसकी जरूरत। वो आपको मैथ्स में, उसमें भी एक पार्शियल इंटीग्रेशन का रूल्स है, इंटीग्रेशन log x करना है, log x इंटू dx, तो सिंपल नहीं कर पाओगे, बराबर है, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा मैथ्स के हिसाब से, लेकिन हमारे फिजिक्स में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझको। तो e⁻x का e⁻x, sin का माइनस cos का sin, बराबर है, तो इतना इंटीग्रेशन होना चाहिए। अभी आप उल्टा बोल सकते हो कि भाई tan का डेरिवेशन क्या था sec²x, तो sec²x का इंटीग्रेशन tan x, sec x का sec x tan x था, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, ऐसे आप सब बोल सकते हो। अभी तो रिक्वायरमेंट सिर्फ इंटीग्रेशन में इतनी है, बराबर है, तो इंटीग्रेशन कैसे करता है वो पता चलना चाहिए। ये सभी इंटीग्रेशन जो मैंने किया वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन था, कौन सा था इनडिफिनिट। अभी डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है वो लास्ट वाला आपको मैं समझा देता हूं, पहले एक बार ये
लिख लो और कैप्चर कर लो। चलो चलो अभी लास्ट सीख लेता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट क्या था और डेफिनेट क्या है वो मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले सपोज यहां पे लिखता हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलो यहां पे लिखता हूं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं मैं। सबसे पहले इफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 2 प्लस y इज इक्वल टू यहां पे लिखेंगे 2x प्लस 5 dx फाइंड y3 माइनस y1। समझो हमको दिया है कि भाई y इज अ इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 एंड फाइंड y3 माइनस y1। हमको डिफरेंस लेना है। तो ये जो लिमिट मैंने यहां पे कुछ नहीं लिखा है वो हमारा डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। तो यहां पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि भाई y मुझको कब मिलेगा, y मुझको जब मैं इनका इंटीग्रेशन करूंगा फिर मुझको y मिलेगा, हाँ कि नहीं। तो मुझको यहां पे लिखना है कि y इज अ इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 dx। देयरफॉर चलो अभी इंटीग्रेशन कर देता हूं। तो 2 into x square by 2 plus 5x plus c। Therefore our y is equal to x square plus 5x plus c। So we got the equation of y is equal to x square plus 5x plus c। ये मुझको y मिला, लेकिन मुझको तो फाइंड करना है y3 minus y1। इट मींस जब x की वैल्यू 3 होगी, जब x की वैल्यू 3 होगी तब y जो है वो y3, जब x की वैल्यू 1 होगी तब y जो होगा वो y1। तो मुझको चाहिए y3 माइनस y1। नाउ मुझको चाहिए y3 माइनस y1। तो इसके लिए सबसे पहले मुझको y3 फाइंड करना पड़ेगा। भाई y3 फाइंड करने के लिए जहां जहां पर x है, जहां जहां पर x है वहां पे 3 रख दो। 3 स्क्वायर 5 into 3 प्लस c। तो ये हो गया 9 प्लस 15 प्लस c। तो इट विल बी 24। डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं यार, ये हो गया 24 प्लस c। और y1 क्या मिल जाएगा भाई, y1 तो x की जगह पे 1 रख दो यहां पे। तो 1 स्क्वायर प्लस 5 into 1 प्लस c। तो ये हो गया 6 प्लस c। अभी हमको ये फाइंड करना है तो हम करेंगे 24 प्लस c माइनस 6 प्लस c। c माइनस c वो तो निकल गया। तो 24 माइनस तो वो हो गया 18। तो हमको ये डिफरेंस मिल गया 18। तो ये जो मैंने किया वो था इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। उसमें आप जो भी y फाइंड करोगे वो आपको y का फंक्शन देगा, उसका चेंज नहीं देगा। तो इनडिफिनिट फंक्शन गिव्स फंक्शन इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन गिव्स द फंक्शन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव्स change of function in given range। दोनों में मेथड तो सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है। लेकिन यहां पर हमने क्या किया कि y का इंटीग्रेशन ये था तो हमने y फाइंड किया, फिर इंडिपेंडेंटली y3 फाइंड किया, फिर y1 फाइंड किया और फिर y3 माइनस y1 कर दिया मैंने इंडिपेंडेंटली। लेकिन यहां पर हमारे पास एक मेथड ऐसी है जिसमें हम डायरेक्ट डिफरेंस पा सकते हैं। कैसे? तो यहां पे लिखते हैं नाउ इंटीग्रेशन y dx, सॉरी y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 2x प्लस 5 इंटू dx। ये दोनों सेम ही है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पे मैंने कोई लिमिट नहीं लिखी थी, यहां से यहां तक ऐसा कुछ नहीं लिखा था। यहां पे मैंने लिखा है 1 से 3 तक। जो इंटीग्रेशन करूंगा वो कहां से मिलेगा, 1 से 3 तक। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो मुझको y की वैल्यू नहीं देगा,
वो मुझके y फंक्शन का डिफरेंस देगा 3 की वैल्यू के आगे -1 की वैल्यू के आगे। याद रखना, ये मुझको y देगा और ये क्या देगा, डिफरेंस देगा, डायरेक्ट डिफरेंस। क्योंकि मुझको डिफरेंस चाहिए तो मैं ये यूज करूंगा, लेकिन मुझको फंक्शन चाहिए तो मुझको ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जो मुझको फंक्शन चाहिए तो मुझको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन मुझको चेंज चाहिए, डिफरेंस चाहिए तो मुझको इंडेफिनेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? ओके, तो इंटीग्रेशन तो सेम का सेम ही है। तो चलो इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका होगा 2 × x² 2 + 5x 1 से 3। कोई बोलेगा सर आपने +c नहीं लिखा, यहां पे +c आया था, यहां पे +c नहीं लिखा। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में +c लिखना जरूरी नहीं है। क्यों? अरे यहां पे भी आपने लिखा तो फंक्शन के लिए वो इंपॉर्टेंट था, लेकिन जब आप डिफरेंस लेने गए तो c - c वो तो निकल गया। जब आपने फंक्शन फाइंड किया तो उसके लिए c इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आपको डिफरेंस चाहिए तो आप सब वैल्यू x की सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पे 24 + c आया, यहां पे 6 + c आया, लेकिन जब आप डिफरेंस लेंगे तो c - c तो 0 होने वाला है। तो हम यहां पे डिफरेंस ही फाइंड कर रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, तो यहां पे c लिखना जरूरी नहीं है। ओके, तो ये समझो, ये क्या था, अपर क्वेश्चन, मैंने उसका इंटीग्रेशन कर दिया। यहां पे ये इंटीग्रेशन हो गया, ये s निकल जाएगा, उसका मतलब इंटीग्रेशन हो गया। जब तक s है तब तक इंटीग्रेशन नहीं करना है। एक बार s निकल दिया तो इंटीग्रेशन हो गया। चलो इंटीग्रेशन हो गया, तो फिर ये जो लिमिट 1 से 3 यहां थी, उसकी जगह पे रेक्टेंगुलर, यहां पे हम ब्रैकेट रखेंगे, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिखा 2 × x² 2 + 5x, और ये जो लिमिट 1 से 3 यहां पर थी, लोअर लिमिट 1 से 3 यहां पर लिखेंगे। ओके, ये हो गया x3 x² + 5x, कहां से कहां तक, 1 से 3 तक हो गया। एक बार अपर लिमिट, ये आपको क्या देगा, डेल्टा y देगा। क्या देगा आपको, डेल्टा y, डायरेक्ट, बराबर है। ओके, तो एक बार अपर लिमिट, तो यहां पे जहां पर 3 है, 3² + 5 × 3 माइनस, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आया। जो लिमिट थी 1 3 वो मैंने यहां पे रख दी, ये तो मैंने सिंपलीफाई किया। अभी एक बार ये हो जाए, फिर क्या, जो ऊपर की लिमिट है वो सभी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह पे। एक बार वो हो जाए, फिर माइनस उसी इक्वेशन में जो नीचे वाली लिमिट है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो 1² + 5 × 1, तो ये हो गया 9 + 15 24 - 6, तो ये हो गया 18। तो देखो आपको ये चेंज मिल गया। क्या मिल गया, ये चेंज। ये कौन था, y, ये कौन था, डेल्टा y। तो यहां पर एक सिर्फ मेथड है, तो आप ये यूज करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहां पे आपको y फाइंड करना पड़ेगा, c लिखना पड़ेगा, फिर दोनों फंक्शन इंडिपेंडेंटली फाइंड करने पड़ेंगे दोनों लिमिट्स पे, और फिर आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। उससे बेटर है कि डायरेक्ट यहां पे आप कर दो और 1 से 3 का लिमिट ले लो। तो आपको जो एक बार इंटीग्रेशन हो जाए, फिर लिमिट 1 2 3, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, ये कर दोगे तो आपको डायरेक्ट डिफरेंस ही मिलेगा। इसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, बराबर है। तो बच्चों, जो कैलकुलस था, लिमिट, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, वो सारा मैंने यहां पे क्लियर कर दिया, बराबर है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर आएगा ट्यूसडे से, क्योंकि आज सैटरडे, नेक्स्ट संडे होगा और मंडे रक्षाबंधन है। तो हम स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे से नेक्स्ट 3rd चैप्टर, बराबर। अभी स्पीड में जाएगा क्योंकि ये मैंने सब फंडास आपके क्लियर कर दिए। तो मैथमेटिकल टूल्स का मैं आखिरी लेक्चर ले रहा हूं ये। फिर जब लॉग आएगा, जो बाइनोमियल थ्योरम आएगा, वो जो रिक्वायरमेंट आएगी वो उस वक्त हम सॉल्व कर देंगे जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके लिए पर्टिकुलर एक लेक्चर लेना जरूरी नहीं है, लेकिन ये 3, सबसे पहले मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर लिया, फिर मैंने कर्व्स का लिया, फंक्शन और कर्व्स, कैसे कर्व हमको पता चले, उसका स्लोप क्या है, उसका एरिया क्या है वो पता चले, और लास्ट में हमने लिया डेरिवेशन, इंटीग्रेशन और लिमिट का। तो वो क्या है वो हमको पता चल ही जाना चाहिए, बरोबर है। तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा है, ठीक से 2-3 बार देखोगे तब आपको पता चलेगा, और इसके बिना आगे 3rd चैप्टर में कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको पूरा ये प्रिपेयर करना है। कुछ पता ना चले तो डायरेक्ट फोन कर सकते हो, क्लास पे आ सकते हो, लेकिन इसके बिना आगे नहीं बढ़ेंगे, वो भी एक हकीकत है, बरोबर है। तो आप ये सॉल्व कर लो। नेक्स्ट लेक्चर अभी ट्यूसडे को आएगा, बरोबर है। कोई भी डिफिकल्टी है मुझको पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं, बाय।